यूनिवर्सिटी एकेडमी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको IEEE का स्टैंडर्ड फॉर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन समझाया था, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो इट इज द लास्ट टॉपिक बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ALU। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मेरा पिछला वीडियो आप जरूर देखिए, तभी आपको उसका रिप्रेजेंटेशन समझ आएगा कि एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं। तो अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक को जरूर क्लिक कीजिए, आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जिसको हम कह रहे हैं फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताया, जरूरी नहीं कि नंबर्स हमेशा फिक्स्ड पॉइंट हो। मान लीजिए नंबर अगर फ्लोटिंग पॉइंट हुआ तो फ्लोटिंग पॉइंट भी तो ऐड होते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी तो ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और डिवाइड होते हैं। तो मेरा ALU किस तरह से काम करेगा? देखो, एज अ नॉर्मल पर्सन मुझे तो पता है कि जब तक एक्सपोनेंट्स इक्वल नहीं होंगे ना मैं ऐड कर सकती हूँ ना मैं सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये चीज मशीन को कैसे समझाऊंगी? आई हैव टू डिफाइन अ प्रोसीजर वेन एवर अ मशीन कम्स अक्रॉस अ फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन, उसको वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो उसी प्रोसीजर को आज हम समझते हैं। तो आइए देखिए, मैंने बोर्ड के ऊपर कुछ स्टेप्स लिखे हैं। ये स्टेप्स कॉमन होते हैं जब भी ALU के पास कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशन आता है तो वो इन स्टेप्स को जरूर करता है। उसमें क्या है? देखिए, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हमेशा थंब रूल ये कहता है कि अगर मुझे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं डायरेक्टली कभी नहीं कर सकती। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझाना चाहूंगी। मान लीजिए मेरे पास 12.12 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 है और एक नंबर 10.46 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 है। मान लीजिए मेरे पास दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ चुके हैं एडिशन के लिए। फिक्स्ड पॉइंट में तो क्या करता है मशीन? डायरेक्टली A को उठाता है, B को उठाता है, A प्लस B फुल एडर में करके रिजल्ट दे देता है, बिकॉज इट्स अ फिक्स्ड पॉइंट नंबर, इट इज नॉट अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट। लेकिन यहां पर अब मेरे पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आ गया है। क्यों? क्योंकि इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट प्लस और माइनस मैंटसा इनटू बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, ये मेरा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ऐड कर सकती हूं? आंसर है नहीं। रूल कहता है कि आपको पहले इसके साथ दिए गए एक्सपोनेंट्स चेक करने हैं। अगर आपके एक्सपोनेंट सेम हुए तो डायरेक्टली ऐड कर दो, अगर एक्सपोनेंट सेम नहीं है तो उनको पहले इक्वल करो। इक्वल करने के बाद जब आप इक्वल करोगे तो जाहिर सी बात है मैंटसा भी थोड़ा हिलेगा उसको इक्वल करने के लिए। तो उसके बाद जब आपके एक्सपोनेंट्स दोनों कॉमन हो गए, मतलब इक्वल हो गए, तो आप मैंटसा को अब ऐड कर सकते हो। ये प्रोसेस फॉलो होता है एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए। सेम प्रोसेस है। अगर मान लीजिए मेरे पास सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होता तो भी मैं नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि मेरे एक्सपोनेंट्स इक्वल नहीं है। तो इक्वल करने का प्रोसीजर क्या है? देखिए, इक्वल करने का सिर्फ दो प्रोसीजर है। या तो एक्सपोनेंट 2 को एक्सपोनेंट 4 के लिए इक्वल कर दो, या एक्सपोनेंट 4 को घटा के 2 के लिए इक्वल कर दो। आप जो भी करो, चाहे आप बड़े को छोटा करो या बड़े से छोटा कर लो या छोटे से बड़ा कर लो, लेकिन एट द एंड योर एक्सपोनेंट्स शुड बी इक्वल। उसके बाद ही आप मैंटसा को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये मुझे मशीन को भी एज इट इज बताना है कि जब भी आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आते हैं तो आपको इसी फॉर्मेट को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि क्या एक्सपोनेंट जीरोस हैं? नहीं। फिर आप चेक करो कि क्या एक्सपोनेंट्स इक्वल हैं। अगर इक्वल हुए, मान लीजिए ये एक्सपोनेंट्स दोनों ही इक्वल हुए, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 12.12 और 10.46 को हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करूंगी तो क्या आएगा? 6 + 2 = 8, 4 + 1 = 5.22, 22.58 इंटू 10 रेज टू द पावर 2 है इसका रिजल्ट।
क्यों इतना आसान था? क्योंकि एक्सपोनेंट्स दोनों इक्वल थे। मान लीजिए अगर एक्सपोनेंट्स इक्वल नहीं हुए, जैसे मान लो ऊपर 3 है और नीचे 2 है, तो अब इस केस में ऑब्वियस सी बात है मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकती। तो उस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर आपको 2 एक्सपोनेंट को 3 करना है, मतलब आपको छोटे एक्सपोनेंट को बड़ा करना है, तो आपको शिफ्टिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। या तो आपको शिफ्ट लेफ्ट करना पड़ेगा या तो आपको शिफ्ट राइट करना पड़ेगा। मतलब मैंटिसा या तो लेफ्ट साइड या राइट साइड शिफ्ट होता है, दैट इज द डेसिमल पॉइंट शिफ्ट्स, एंड देन I write the equal exponent there and then I add the mantissa. Same is the case with subtraction also. ऐसे ही होता है। उसके बाद जब रिजल्ट आता है, अगर आप चाहो तो रिजल्ट को भी नॉर्मलाइज कर सकते हो। मान लीजिए मेरा रिजल्ट आया 22.58 इंटू 10 रेज टू द पावर 3, इसको चेंज करने के बाद मान लीजिए मैं इस रिजल्ट को नॉर्मलाइज करना चाहती हूं। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है? ऑलवेज इन द रेंज ऑफ 0 to 1। तो अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो फिर से ये जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट, ताकि 0.2258 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 हो जाता है। अब ये क्यों? क्योंकि मेरा डेसिमल पॉइंट 2 बिट्स टू द लेफ्ट शिफ्ट हुआ है, तो इसीलिए 10 रेज टू द पावर 4 आता है 0.2, मतलब दिस इज कॉल्ड अ नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। आंसर ये भी सही है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम मशीन नॉर्मलाइज्ड रिजल्ट देना प्रेफर करता है, तो हम हमेशा 0 to 1 के रेंज में रहते हैं। तो यहां तक करना मशीन का काम है, आपके ALU का काम है। दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग पॉइंट एरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो देखिए यहां पर मैंने बोर्ड पे एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जिसके दोनों एक्सपोनेंट्स सेम है, और मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल भी लिया है जिसके एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है। तो आइए देखते हैं अगर मशीन को ऐसा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मिलता है तो वो क्या करता है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए मशीन को ये 2 नंबर मिले, तो वो सबसे पहले कैसे समझेगा? इट विल लुक एट द IEEE स्टैंडर्ड 754 फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें उसको समझ आएगा दिस इज प्लस और माइनस मैंटिसा इनटू बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट फॉर्मेट, सो दैट मीन्स दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। उसको वहां पर समझ आ जाएगा। तो जैसे ही उसको ये समझ आ जाएगा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो प्रोसेस अब चेंज हो जाएगा। वो सबसे पहले अब एक्सपोनेंट्स को देखता है कि क्या एक्सपोनेंट सेम है। आंसर है यस, तो डायरेक्टली वो इस चीज को ऐड कर देगा। 2 + 2 को 4 कर देगा, 2 + 1 3 कर देगा, इंटू 10 रेज टू द पावर 2 करके आपको आंसर दे देगा। अब मान लीजिए इस वाले एग्जाम्पल की तरफ आइए। मैंने भी ये 2 मशीन को फीड कर दिया, वो ALU के एरिथमेटिक सर्किट के पास आ गया, जिसके पास ये कैपेबिलिटी है टू प्रोसेस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। तो सबसे पहले वो देखेगा रिप्रेजेंटेशन प्लस और माइनस मैंटिसा इनटू बेस रेज टू द पावर एक्सपोनेंट फॉर्मेट में ही है, बिल्कुल सही फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। तो अब वो नेक्स्ट स्टेप क्या करेगा? उसको ये समझ आएगा कि ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन हो गया है, तो आई हैव टू शिफ्ट द प्रोसेस। तो शिफ्टिंग में जैसे ही वो शिफ्ट होता है, वो सबसे पहले एक्सपोनेंट को देखता है। एक्सपोनेंट को देखने से उसको समझ आता है कि ये दोनों एक्सपोनेंट सेम नहीं है। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मैं 3 को 2 करूं या 2 को 3 करूं। तो अगर मैं 2 को 3 कर रही हूं, मतलब छोटे से बड़े एक्सपोनेंट पे जा रही हूं, तो देखिए 3 - 2 अगर आप करोगे तो 1 बिट से मुझे इसको शिफ्ट करना है, ताकि ये 10 रेज टू द पावर 3 हो जाए। तो इसका मतलब डेसिमल पोजीशन इस तरफ चेंज होगा, दैट मीन्स 22.12 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 तो एज इट इज रहेगा। लेकिन ये जो बिट है ये आपका हो जाए, सॉरी ये बिट जो है आपका हो जाएगा लेफ्ट शिफ्ट, जो कि हो जाएगा आपका 2.014 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा ये। मतलब आप लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन करोगे, उसके बाद आप देखोगे कि ये दोनों एक्सपोनेंट्स बिल्कुल सेम है, तो अब मैं नॉर्मल एडिशन ऑपरेशन कर सकती हूं। दिस इज व्हाट इज
माय फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन ऑपरेशन, और उसके बाद मैं रिजल्ट को नॉर्मलाइज भी करूंगी, जैसा कि मैंने आपको यहां पर समझाया था। तो सिंपल प्रोसेस फ्लोटिंग पॉइंट का कहता है पहले एक्सपोनेंट्स कंपेयर करो, एक्सपोनेंट्स अगर सेम है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो डायरेक्ट, अगर नहीं है तो पहले एक्सपोनेंट्स को सेम करो, अगर छोटा एक्सपोनेंट है तो उसको बड़ा करो विथ चेंजिंग शिफ्टिंग द पोजीशन, और अगर बड़ा एक्सपोनेंट है उसको छोटा करना है तो शिफ्ट द पोजीशन। जैसे मान लीजिए मुझे 3 से 2 करना है, देन आई शिफ्ट राइट, अगर मुझे 2 से 3 करना है तो आई शिफ्ट लेफ्ट। शिफ्टिंग ऑपरेशन किसका? मैंटिसा के फ्लोटिंग पॉइंट का, उससे मेरे एक्सपोनेंट सेम हो जाएंगे। उसके बाद मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगी और उसके बाद हम पूरा रिजल्ट नॉर्मलाइज करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस चलता है फॉर फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। चाहे मैं मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो सक्सेसिव एडिशंस, डिविजन इज सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन विच इज इन टर्न अगेन एडिशन। तो कहने का मतलब है अगर आप एडिशन समझ जाते हो तो आपके सारे अरिथमेटिक ऑपरेशंस कवर हो जाते हैं। तो ऐसे पूरा मशीन फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन कंप्लीट करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको आप एज अ सिंगल वीडियो मत देखिए, आप प्लीज इसको पुराने वीडियो जो मेरा इससे पिछला वाला वीडियो है दोनों को क्लब करके देखिए, तभी आपको समझ आएगा इसका रिप्रेजेंटेशन और उसके बाद इसका अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ये जितना भी हमारा टॉपिक था ये सारा का सारा टॉपिक ALU से रिलेटेड था। ALU एग्जीक्यूशन मॉड्यूल है प्रोसेसर का, जो अरिथमेटिक, लॉजिक और शिफ्ट माइक्रो ऑपरेशंस करता है। हमने जैसे ही प्रोसेसर की शुरुआत करी हमने सबसे पहले जो उसका पहला सब मॉड्यूल है ALU वो कवर करा है। इस पर हमारा सेकेंड यूनिट अब खत्म होता है। इसके बाद जो मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे वो थर्ड यूनिट के लिए रहेंगे, जहां पर मैं कंट्रोल यूनिट स्टार्ट कर रही हूं, जो कि प्रोसेसर का ही मॉड्यूल है। फिर से प्रोसेसर का सब मॉड्यूल है कंट्रोल यूनिट। जब मैं कंट्रोल यूनिट पढ़ लूंगी तो मेरा पूरा प्रोसेसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे मेमोरी पे और उसके बाद हम शिफ्ट करेंगे IO पे, जो कि मेरे 4th और 5th यूनिट्स होंगे। लेकिन जो थर्ड यूनिट है कंट्रोल यूनिट वो बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। देखिए ALU तो सर्किट के हिसाब से सारे कैलकुलेशंस कर रहा है, फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी कर रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट भी कर रहा है, इसके पास बूथ्स की कैपेबिलिटी भी है, अरे मल्टीप्लायर भी है, डिवीजन भी है, IEEE का स्टैंडर्ड भी है, एवरीथिंग वेल प्लेस्ड। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कौन बता रहा है उसको कि अब अरिथमेटिक को ट्रिगर करो। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको, कल के वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि 1 स्टेज ALU में मल्टीप्लेक्सर का 0th इनपुट पे अरिथमेटिक सर्किट ट्रिगर होगा। तो इसका मतलब कोई तो बता रहा है ना कि अब मल्टीप्लेक्सर का इनपुट 0 है। वो जो अरिथमेटिक सर्किट को ट्रिगर कर रहा है, वो जो ALU को ट्रिगर कर रहा है, वो कंट्रोल यूनिट है, इसीलिए उसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है। इट कंट्रोल्स द ऑपरेशंस इनसाइड द प्रोसेसर। तो इसीलिए वो हमारा पूरा का पूरा कंट्रोल यूनिट टॉपिक थर्ड यूनिट है। It is a very, very important from the perspective of examination and from the perspective of wholesome knowledge of a computer architect. You should know what a control unit does. So I hope you have all understood arithmetic, logic, shift unit. Please read it separately. Read arithmetic circuit separately, logic circuit separately, shift, integrate all three together and then read it as a complete unit. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। विद दिस वी पुट अ क्लोजर टू यूनिट 2 एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी, क्योंकि अब थर्ड यूनिट से हम कंट्रोल यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।